Student, myself Muhammad Wasim Anjum, and you are watching my YouTube channel Real Concept. In this video we will discuss about equilibrium constant, its unit and importance of equilibrium constant. Dear student, equilibrium constant एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में प्रोडक्ट्स के मोलर कंसंट्रेशन के हासिल ज़रब और रिएक्टेंट्स के मोलर कंसंट्रेशन के हासिल ज़रब के दरमियान एक रेशो है। आइए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज अ रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन टू द प्रोडक्ट्स राइज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट। डियर स्टूडेंट, कोफिशिएंट से मुराद वो नंबर है जो किसी रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स के स्टार्ट में लिखा होता है। जैसे हमने अमोनिया की इक्वेशन देखी थी, तो अमोनिया की इक्वेशन में हाइड्रोजन से पहले 3 लिखा हुआ था, तो वो जो 3 पहले लिखा हुआ है वो इसका कोफिशिएंट है, और उसको कोफिशिएंट को यानी नंबर ऑफ मोल्स को हम प्रोडक्ट्स की या रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन की पावर में लिखते हैं। टू द प्रोडक्ट्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स राइज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट एज एक्सप्रेस इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बेसिकली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो एक रेशियो है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। आइए इसका फार्मूला देखते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स राइज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट एंड प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स राइज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट। डियर स्टूडेंट, आमतौर पर ये देखा गया है कि जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन को राइट करते हैं तो उसके नोमिनेटर में प्रोडक्ट को लिखते हैं और डिनोमिनेटर में हम रिएक्टेंट्स को लिखते हैं। इट इज कन्वेंशनल टू राइट द प्रोडक्ट एज नोमिनेटर एंड रिएक्टेंट्स एज डिनोमिनेटर। अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो एक्सप्रेशन है उसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की न्यूमेरिकल वैल्यूज को पुट करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम फाइंड कर सकते हैं। वी कैन कैलकुलेट द न्यूमेरिकल वैल्यू बाय पुटिंग एक्चुअल इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इनटू इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन। आइए अब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के यूनिट की बात करते हैं। द वैल्यू ऑफ Kc डिपेंड्स अपॉन temperature. It depends not on the initial concentration of reactants and product. जो Kc की वैल्यू है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर के बढ़ने या कम होने से Kc की वैल्यू पे इफेक्ट होता है। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। चाहे इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स कम हो या ज़्यादा हो, इससे Kc की वैल्यू इफेक्टेड नहीं होती। हाँ, अगर टेम्परेचर को कम या ज़्यादा किया जाए तो Kc की वैल्यू पर इफेक्ट होता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूनिट्स की बात करते हैं। एक जर्नल इक्वेशन हमें यहाँ पे एक रिएक्शन दिखाया गया है जिसमें हाइड्रोजन आयोडीन के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं। हमने पढ़ा था कि जो मोलर कंसंट्रेशन है इसका जो यूनिट है वो मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर है। इसके लिए हम पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन ड्राइव कर चुके हैं। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिखा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। इसमें इसकी मोलर कंसंट्रेशन का यूनिट पुट करेंगे तो HI का मोलर कंसंट्रेशन, चूंकि ये भी मोलर कंसंट्रेशन है, ये भी तो सबका यूनिट एक ही है, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर और मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। तो देखिए 1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, ये 2 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर और ऊपर वाली 2 पावर से ये कैंसिल हो जाएंगे और नो यूनिट। डियर स्टूडेंट, याद रहे कि ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स में नंबर ऑफ मोल्स और प्रोडक्ट्स में नंबर ऑफ मोल्स की तादाद बराबर हो, तो ऐसे केमिकल रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं होता। जैसा कि हाइड्रोजन का 1 मोल है और आयोडीन का भी 1 मोल है, और 1 मोल इसका और 1 मोल इसका, दोनों को ऐड करो तो 2 मोल हो गए, और हाइड्रोजन आयोडाइड के 2 मोल हैं। तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में मोल्स की तादाद बराबर है, इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं है। Kc हैज नो यूनिट इन रिएक्शन विद इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। बोथ साइड इक्वेशन पर अगर 2 नंबर ऑफ मोल्स की तादाद बराबर हो तो ऐसे रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं होता। जबकि अगर ऐसा केमिकल रिएक्शन
रिएक्शन हो जिसमें नंबर ऑफ मोल्स की तादाद दोनों साइड पे सेम ना हो, तो ऐसे केमिकल इक्वेशन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कोई ना कोई यूनिट होता है। जैसा कि यहाँ पे देखें, नाइट्रोजन का 1 मोल है और हाइड्रोजन के 3 मोल्स हैं, तो 1 और 3 4 हो गए, जबकि दूसरी तरफ सिर्फ 2 मोल्स हैं। तो इसमें यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, तो नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट है, इसलिए इसका कुछ यूनिट होगा। हम हर एक के रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की मोलर कंसंट्रेशन का यूनिट यहाँ पे पुट करेंगे। मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, तीनों में पुट किया। नीचे टोटल पावर, एक पावर इसकी और 3 पावर इसकी, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो पावर ऐड होती है और टोटल 4 हो जाएगी, और ऊपर 2 है। ऊपर वाली 2 नीचे वाली 4 से डिवाइड हो, कैंसिल करेंगे तो नीचे सिर्फ पावर 2 बच जाएगी। इस 2 को पावर के ऊपर पावर हो तो पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो मोल्स की पावर चूंकि 1 है, 2 1s are 2, और क्यूबिक डेसीमीटर की जो पावर है वो -3 है, तो 3 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 बन जाएगा, माइनस का 6। लेकिन चूंकि ये नीचे वैल्यू है, जब नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाती हैं तो जिनकी पावर माइनस होती है वो प्लस हो जाती हैं, और जिनकी पावर प्लस होती है वो माइनस होते हैं। चूंकि मोल की पावर प्लस थी इसलिए ये ऊपर जाके -2 हो गया, और डेसीमीटर की पावर -6 बनती थी और ये ऊपर जाके प्लस हो गई। तो ये इस इक्वेशन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, फॉर रिएक्शंस इन विच द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर नॉट इक्वल इन द बैलेंस इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन Kc हैज यूनिट। तो चूंकि देखें यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स की तादाद बराबर नहीं है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, इसलिए इसका कुछ यूनिट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। डियर स्टूडेंट, अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू मालूम कर लेते हैं तो हम इस रिएक्शन की डायरेक्शन और एक्सटेंट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। प्रिडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन, प्रिडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन। पहले हम प्रिडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को स्टडी करेंगे। डियर स्टूडेंट, अगर हम किसी खास मोमेंट पे, किसी पर्टिकुलर टाइम पे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में पुट करते हैं तो उसके कंपैरिजन से, उससे हम डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आइए हम एक रिएक्शन को लेते हैं और उससे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को लेके और उसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में पुट करते हैं, और उससे निकलने वाली वैल्यू से डायरेक्शन और रिएक्शन को कैसे प्रिडिक्ट करते हैं इसको हम स्टडी करेंगे। कंसिडर द गैसियस रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद आयोडीन। सपोज करते हैं कि हाइड्रोजन और आयोडीन गैसियस फॉर्म में है और वो रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं, और इसकी जो Kc यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो 57 है, और जिस टेम्परेचर पे ये वैल्यू ली गई है वो है 700 केल्विन। डियर स्टूडेंट, सपोज करें कि रिएक्शन अभी स्टार्ट हुआ है और स्टार्ट हुए उसको T टाइम गुजरा है। उस T टाइम पर हम हाइड्रोजन, आयोडीन और हाइड्रोजन आयोडाइड, इन तीनों की कंसंट्रेशन को नोट करते हैं। सपोज किया कि जिस टाइम पे हमने इनकी कंसंट्रेशन को नोट किया तो वो ये थी, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन 1 थी, 1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। आयोडीन की कंसंट्रेशन टाइम T पर 0.20 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, और हाइड्रोजन आयोडाइड की जो T टाइम पर कंसंट्रेशन थी वो 0.40 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर थी। यहाँ पे जो T लिखा हुआ है मोलर कंसंट्रेशन के साथ T सबस्क्रिप्ट लिखा हुआ है, ये जाहिर कर रहा है कि जो ये वैल्यू ली गई हैं ये एक पर्टिकुलर टाइम पे ली गई हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि ये वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे, ये इक्विलिब्रियम उस टाइम पे ली गई हैं जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड हो चुका है। इसके लिए इक्विलिब्रियम का एस्टेब्लिश होना ज़रूरी नहीं है, ये ख़ास टाइम पे रिएक्शन के स्टार्ट होने के कुछ टाइम के बाद ली गई वैल्यूज़ हैं।
आइए इन वैल्यूज को अब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में पुट करते हैं। डियर स्टूडेंट, जब हम इन वैल्यूज को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास एक न्यू वैल्यू आती है जिसे हम रिएक्शन कोशेंट कहते हैं। When we put these concentration into the equilibrium constant expression, we obtain a value called the reaction quotient. It is denoted by QC. देखिए ये QC है और इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन ये हमने लिखा है, ऊपर हाइड्रोजन आयोडाइड है, नीचे कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन और आयोडीन है। इसमें हम वैल्यूज को पुट करते हैं। इसमें हमने वैल्यूज को जब पुट किया तो ये वैल्यू हमने 0.4 ये हाइड्रोजन आयोडाइड की वैल्यू है, इसमें यहाँ पे स्क्वायर था, स्क्वायर आ गया, और ये हाइड्रोजन की वैल्यू है और ये आयोडीन की है। जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 8.0, यहाँ पे इसका ये आंसर आता है। आप देखें कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी Kc की जो वैल्यू थी वो बड़ी है और इसी रिएक्शन के लिए जो QC की वैल्यू है वो छोटी है। इससे हमें क्या रिजल्ट मिलता है? एज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ QC इज 8.0 is less than the Kc value 57, the reaction is not at equilibrium। इससे हमें ये रिजल्ट मिलता है कि रिएक्शन अभी इक्विलिब्रियम में नहीं है। It requires more concentration of product। इसको अभी प्रोडक्ट की मोर कंसंट्रेट यानी प्रोडक्ट अगर हम इस वैल्यू को बड़ा करना चाहते हैं, याद रखें स्टूडेंट कि अगर हमें बड़ी वैल्यू चाहिए होती है तो हमारा नोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, और नोमिनेटर में चूंकि हमारा प्रोडक्ट है इसलिए प्रोडक्ट की वैल्यू बड़ी होगी तो वो इसके करीब जाएगी। तो इसका मतलब है कि हमें प्रोडक्ट की ज्यादा कंसंट्रेशन चाहिए। अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इतनी बढ़ा देंगे कि इसकी वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी तो हम कहेंगे कि रिएक्शन कहाँ पे है? इक्विलिब्रियम पे चला गया। और चूंकि ये इसकी वैल्यू छोटी है और ये वाली वैल्यू बड़ी है तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट रिक्वायर्ड है। तो प्रोडक्ट तब बनते हैं जब रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है। देयरफॉर रिएक्शन विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इससे हमें पता चलता है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, क्योंकि हमें रिएक्शन को इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए प्रोडक्ट की जरूरत है। तो हर चीज चूंकि इक्विलिब्रियम में बैलेंस में जाना चाहती है और स्टेबल होना चाहती है, इसलिए रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाएगा। द रिएक्शन कोशेंट is useful because it predicts the direction of reaction by comparing the value of QC and Kc। रिएक्शन कोशेंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को हम कंपेयर करके डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, आइए हम देखते हैं कि कैसे इन दोनों की वैल्यूज को कंपेयर करके हम डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इफ द वैल्यू ऑफ QC is less than the value of Kc, the reaction goes from left to right। तो अगर QC की वैल्यू Kc से छोटी होगी तो रिएक्शन लेफ्ट टू राइट जाएगा, यानी इन द डायरेक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन टू अटेन इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए रिएक्शन को लेफ्ट टू राइट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। यहाँ पे डायग्राम से दिखाया गया है कि QC की वैल्यू छोटी है और Kc की वैल्यू बड़ी है। अगर ये सिचुएशन होगी तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। और दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि QC की वैल्यू अगर Kc की वैल्यू से बड़ी होगी तो रिएक्शन राइट टू लेफ्ट होगा और इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। इसको भी डायग्राम से हम समझ लेते हैं। डायरेक्शन से अगर QC की वैल्यू बड़ी है और Kc की वैल्यू छोटी होगी तो रिएक्शन जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। इससे नेक्स्ट पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, वो ये है कि QC की वैल्यू Kc के बराबर हो सकती है। तो रिएक्शन ना तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा और ना रिवर्स में, बल्कि रिएक्शन क्या होगा? इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका होगा। इसको हम डायग्राम से कुछ ऐसे देखते हैं। QC और Kc दोनों की वैल्यू बराबर है। अगर दोनों की वैल्यू बराबर है तो इक्विलिब्रियम स्टेट एस्टेब्लिश हो चुकी है। अब हम प्रिडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को स्टडी करेंगे। डियर स्टूडेंट, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रिडिक्ट एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को प्रिडिक्ट करती है। ये इस बात की निशानदेही करती है कि किस हद तक रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। इट इंडिकेट टू which extent reactants are converted into product।
रिएक्टेंट्स कितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में तब्दील होंगे, ये इस बात की निशानदेही करती है। इट मेजर हाउ फार अ रिएक्शन प्रोसीड बिफोर एस्टेब्लिशिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कायम होने से पहले रिएक्शन कितना प्रोसीड होगा, कितना ज़्यादा रिएक्शन होगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है, ये इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो एस्टेब्लिश्ड हो जाएगी। एक्सटेंट ऑफ प्रिडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन में 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। नंबर 1, लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी की लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है। अगर केसी की लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू होती है तो उससे क्या होगा? द लार्ज वैल्यू ऑफ केसी इंडिकेट दैट एट इक्विलिब्रियम पोजीशन द रिएक्शन मिक्सचर consist of almost all products and reactants are negligible। अगर Kc की वैल्यू लार्ज है, बहुत बड़ी Kc की वैल्यू है, तो इसका मतलब है कि रिएक्शन जो है रिएक्शन में ज़्यादातर प्रोडक्ट्स हैं और रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन है वो नेग्लिजिबल है, यानी ना होने के बराबर है। डियर स्टूडेंट, अभी हमने पढ़ा है कि अगर Kc की वैल्यू बड़ी हो तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। तो अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है तो इसका मतलब है कि ज़्यादा प्रोडक्ट्स बन रही हैं। रिएक्शन फॉरवर्ड में जाने का मतलब है कि प्रोडक्ट ज़्यादा बन रहे हैं और रिएक्टेंट्स जो है ना, रिवर्स रिएक्शन जो है वो कम आ रहा है। जब फॉरवर्ड डायरेक्शन है तो प्रोडक्ट ज़्यादा बन रहे होंगे, इसलिए प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी। द रिएक्शन हैज़ ऑलमोस्ट गो टू कंप्लीशन। जब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है ज़्यादा, तो इसका मतलब है कि रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने के करीब है। आइए एक एग्जांपल देते हैं। अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीजन की मौजूदगी में 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड कंप्लीटली ऑक्साइड्स होके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है और इसकी जो वैल्यू आती है वो Kc की वैल्यू 2.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 22। इट इज़ वेरी लार्ज वैल्यू। ये Kc की बहुत बड़ी वैल्यू है और इसका मतलब है कि रिएक्टेंट्स इसमें कम मिकदार में होंगे और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन होगी, जो मिकदार होगी, वो बहुत ज़्यादा होगी। आइए अब हम दूसरी पॉसिबिलिटी के बारे में बात करते हैं, स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc। अगर Kc की वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू स्मॉल होगी तब क्या होगा? When the Kc value of reaction is small, it indicates that equilibrium has established with a very small conversion of reactant to product। इक्विलिब्रियम इससे हमें यह पता चलता है कि अगर थोड़े से ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील होंगे तो रिएक्शन में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड हो जाएगा। और एट इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑलमोस्ट ऑल रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट बट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज नेग्लिजिबल। हमने पढ़ा है कि जब अब Kc की वैल्यू छोटी होती है तो रिएक्शन रिवर्स होता है और जब रिएक्शन रिवर्स आ रहा होगा, रिवर्स डायरेक्शन में होगा, तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट ज़्यादा बन रहे होंगे, तो इसलिए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन वो ना होने के बराबर होगी। इसकी एग्जांपल देखते हैं कि जब अमोनिया डिकम्पोज होके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनाता है तो उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू हमें मिलती है वो मिलती है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -9। इट इज़ वेरी स्मॉल वैल्यू। तो इसकी स्मॉल वैल्यू होने की वजह से रिएक्शन जो है वो रिवर्स होना शुरू हो जाता है और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोबारा से रिएक्ट करके अमोनिया बनाना शुरू कर देते हैं और अमोनिया की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होगी क्योंकि ये रिएक्टेंट्स है इस रिएक्शन में और ये प्रोडक्ट है, इनकी कंसंट्रेशन कम होगी। तीसरी पॉसिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc इज नाइदर स्मॉल नॉर लार्ज। ना Kc की वैल्यू बड़ी होगी और ना ही छोटी होगी। तो ऐसी सूरत में क्या होगा? मिसाल के तौर पे ये रिएक्शन है, इसमें ये रिएक्टेंट्स है और इससे ये प्रोडक्ट बनता है और इससे जो Kc की वैल्यू हमें मिलती है वो मिलती है 0.211। ये तकरीबन वो ना तो बहुत बड़ी है और ना ही बहुत छोटी है। तो ऐसी सूरत में क्या होगा? It indicate that the rate of decomposition of this reactants and combination of nitrogen dioxide to form these compounds are almost
कंपेरेबल टू ईच अदर, यानी कि इसका डिकम्पोज होना और इसका मिलके दोबारा ये बनाना, इन दोनों का रेट तकरीबन बराबर है। यानी हम यूं कह सकते हैं कि इस फॉर्म में जितनी स्पीड से ये डिकम्पोज हो रहा है उतनी स्पीड से ये दोबारा से कंबाइन होके ये वाला रिएक्टेंट्स को बना रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।